Hello students, I hope you all see my video which I have uploaded, that is the NEET for preparation. There are previous questions which are coming in the previous paper from 2013 to 2023 and I have completed all 11th class chapter and also 12th class chapters. Now something new I am bringing to you, and that is class 9th biology chapter, the fundamental unit of life. In this chapter, I will explain all details including all the topics of the NCERT, and I hope this video will be helpful for your preparation. So let's start the fundamental unit of life. First of all, discovery of cell. The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. He saw the cork substance comes from the bark of the tree, resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. He called these boxes cells, and cell is a word, Latin word that means a little room. You can see this is the structure of cell of a cork. Okay, this same diagram that will be also in your NCERT figure number 5.2. You can also go through it. That the cells of an onion peel, and here the diagram it shows the cells of a cork. Next slide. What are living beings made up of? All living organisms are made up of one or more cells, which are considered the fundamental unit of life. All the living organisms are made up of one or more cells, which are considered the fundamental unit of life. Mostly जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा जो कि एक ही सेल से बने हुए, और कुछ ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हैं. ओके, दे आर कंसिडर्ड द मोस्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेकंड पॉइंट, व्हाट इज इट सेइंग? इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स. यूनिसेलुलर मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अभी हमने कहा जिसकी बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है उसको हमने नाम दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है उनको हमने नाम दिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स. इनसाइड ईच सेल एटम्स मेक अप मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक अप सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर. एटम्स क्या होता है? एटम्स के बारे में आप केमिस्ट्री के चैप्टर में एटम्स का वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा. एटम्स इज द स्मॉलेस्ट particle of any matter. So atoms make up molecules which make up cell organelles and different structures. In multicellular organism, similar cells form tissue. multicellular में क्या होता है? सेम टाइप के सेल टिश्यू बनाते हैं. ओके, टिश्यू के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है. ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिया गया ये प्लांट सेल का डायग्राम है. किसका? ये प्लांट सेल का डायग्राम है. आप देख सकते हो प्लांट सेल किस तरह से है, और जो ग्रीन कलर के जो पेजेस होते हैं ये क्या है? नतीजा था क्लोरोफिल्स. इनको क्लोरोफिल्स कहेंगे. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं. इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट इन द सेल डिस्कवरी. और कुछ बायोलॉजिस्ट के बारे में देखो. पहले तो हमने नाम सुना किनका? रॉबर्ट हुक का. रॉबर्ट हुक, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिम इन 1665. ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क स्लाइस विद हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, एंड ही ऑब्जर्व द कॉर्क स्लाइस विथ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. ये जो आपके सामने है इनको हमने कहा रॉबर्ट हुक. फिर आए एंटोन वॉन लीवनहॉक, एवी लीवनहॉक आए, और इन्होंने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर इन 1674. फिर आए आपके लीवनहॉक आए. ये जो आपके सामने है is Anton von Leeuwenhoek. Okay. Next is Robert Brown. In 1831, he discovered the nucleus in the cell. सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया. सो ये रहा आपके सामने रॉबर्ट ब्राउन. एंड पुरकिंजे in 1839 he coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. सेल के अंदर आपने देखा होगा सेंटर में तो न्यूक्लियस रह गया, लेकिन बाकी की चारों तरफ जो आपका कलरलेस सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, उसको हमने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. और फिर वो आगे चल के साइटोप्लाज्म कहलाएगा, लेकिन जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसका हमने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. किसने दिया था? पुरकिंजे. कब दिया था?
1839 में दिया था। और ये रहे आपके सामने पुरकिंज। नेक्स्ट, कमिंग टू सेल थ्योरी। The cell theory says that all plants and animals are composed of cell. Obviously, पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का ये। The cell theory says that all plants and animals are composed of cells. The cell is the basic structural and functional unit of life. और सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये दो पॉइंट है। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय सेल्डिन 1839। ये रहा आपके सामने सेल्डिन, स्वान 1839 and it was further expanded by Virchow 1855. Okay, that all cells arise from pre-existing cell. So 3 पॉइंट आपको याद रखना है सेल थ्योरी में। पहला ना यहां पर दिया गया है सर, सेल that all plants and animals are composed of cell, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, cell is the basic structural and functional unit of life, and third point, all cells arise from pre-existing cells। ये विर्चू ने कहा था। ईयर के साथ इनको याद रखना है। नेक्स्ट टॉप की तरफ आते हैं। देखो, लेबर डिवीजन इन सेल। सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे शो होता है, समझो इस पॉइंट को। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो शो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? जिनकी बॉडी बना हुआ है एक से ज्यादा सेल से, उनको हम नाम दिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, समझाया गया है। और यूनिसेलुलर में आपका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके आगे कौन कौन, एमीबा और क्लामाइडोमोनास, पैरामेसियम, कुछ बैक्टीरिया, ये सब आ गए। यूनिसेलुलर में यूनि का मतलब सिंगल होता है और सेलुलर मतलब सेल, सिंपल। फिर आए मल्टीसेलुलर की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल आया एनसीईआरटी के हिसाब से ना, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आया। ओके, अब आते हैं आगे। लेबर ऑफ डिवीजन इन सेल, लेबर डिवीजन इन सेल। देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो शो डिवीजन ऑफ लेबर। Multicellular organism also shows division of labor, which means that different part of human body do different type of functions. Obviously, हमारे बॉडी के जो different पार्ट है, ब्रेन का काम अलग होता है, चीज़ों को स्टोर करना, नॉलेज को स्टोर करना, चीज़ों को सोचना, थिंकिंग मैटर, है ना, रिएक्शन देना किस चीज़ का, तो ये सब ब्रेन का काम है। सेम हमारे बॉडी में जो मसल्स है, इनका काम अलग होता है। सेम आपकी जो हार्ट होता है, इसका काम भी अलग है। ब्लड जो होता है, ब्लड का काम भी अलग होता है। तो ये सब अपने अपने काम को डिवाइड कर दिए हैं। इसको हमने समझाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट टू पंप ब्लड एंड स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो सीन इन सिंगल सेल, मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डिवीजन ऑफ लेबर को शो करते हैं। कैसे? Each cell has a specific component called cell organelles। हर एक सेल के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर कुछ चीजें पाई जाती है, जिसको हम नाम दिया सेल ऑर्गेनेल्स कहा गया उन्हें। Each cell has a specific component called cell organelles। क्या होता है सेल ऑर्गेनेल, हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। Each cell organelle perform a specific function like digestion, excretion and so on। तो हर एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर हर एक सेल ऑर्गेनेल अपने अपनी काम को डिवाइड कर लिए हैं। कोई खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो कोई चीजों को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम चाहिए, प्रोटीन्स कहाँ से आएगा, लिपिड्स कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें जो सेल की रिक्वायरमेंट के, सेल की एक्टिविटी के लिए यूज होता है, वो सब कुछ यहाँ पर क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। तो सबने सेल के अंदर भी चीजें बट गया है। ओके, सो यहाँ पर चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर, दोनों ने अपने अपने काम को डिवाइड कर लिए। जैसे कि यहाँ पर देखो डायग्राम क्या कह रहा है, देखो शुरुआत में आप में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सब के सब क्या थे, जाइगोट थे। सबसे पहले वी ऑल आर जाइगोट। हम क्या थे, जाइगोट थे, है ना, जाइगोट थे पहले। फिर इस जाइगोट में बहुत सारा डिविजन्स हुआ, बहुत सारे डिविजन्स हुए। मल्टीपल डिविजन्स के बाद कुछ ऐसे सेल्स बन गए आपके नर्व सेल, जो आपकी ब्रेन को बनाए हैं। कुछ बन गए आपके रेड ब्लड सेल, आरबीसी, जो बन गया है क्या, हमारे ब्लड सिस्टम बने हैं। कुछ बन गए मसल सेल्स, है ना, जो हमारे पूरे मसल में
स्प्रेड हुए हैं। फिर कुछ बन गए आपके स्पर्म सेल जो आपके टेस्टिस में फॉर्मेशन होते हैं, मेल गैमेट्स कहलाता है। और कुछ बन गए बोन सेल जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हड्डियां बनाते हैं, बोन सेल्स। ओके, तो ये सब जाइगोट से बना है। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल। इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होते 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 सबने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल आर single celled microorganisms known to be the earliest on earth। प्रोकैरियोटिक सेल को सेल बने हैं एक ही सेल से, और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक ही सेल से बना है तो वो कैसा होगा? माइक्रोस्कोप से उसको देख पाएंगे, नॉर्मल आई में वो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप पेड़ पौधों को देख सकते हो, दूसरे छोटे मोटे जानवर को देख सकते हो, क्योंकि वो सब क्या है? मल्टीसेलुलर है, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, मतलब कि उसकी बॉडी बना हुआ है सिर्फ एक ही सेल से, और जिसका बॉडी एक ही सेल से बना है उसको नाम क्या दिया? प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा उनको। और ये भी कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये अर्थ में सबसे पहले आए थे। दे आर नोन टू बी द अर्लीस्ट ऑन अर्थ। दे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होता है इनके ऑर्गेनेल्स के ऊपर, एंड देयरफॉर ऑल द रिएक्शंस ऑकर विदिन द साइटोप्लाज्म। जब सेल एक ही होगा तो सारी चीजें खाने एंट्री होना, डाइजेस्ट होना, असिमिलेट होना, पूरे बॉडी में फैलना और फिर एक्सक्रीट होना, वो सब कुछ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के ऊपर ही जिम्मेदारी है। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये फ्री में रहते हैं, खाली में, नॉर्मली पानी में पाए जाते हैं, हवा में रहते हैं, या फिर पैरासाइट से, मतलब कि किसी और के बॉडी में आके रहना को पैरासाइट कहा गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड आर्चिया। बैक्टीरिया एंड आर्चिया आर प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर डायग्राम दिया गया, देखो प्रोकैरियोटिक सेल का लेवलिंग को देख पाते हो तो अच्छी तरह से देख लो, तो डायग्राम इतना रिजोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, डीएनए और न्यूक्लियोटाइड, ये रहा आपके सामने। और क्या है? न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड बैक्टीरियल फ्लाजम, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। और यहां पर डीएनए जो लिखा गया इसके साथ साथ लिखा गया न्यूक्लियोइड लिखा गया है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यहां पर ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं, जैसे बाकी सेल में हम देखेंगे जहां पर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, यहां पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता उसको हम नाम दिया प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, आर्चिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और एनसीईआरटी क्या कह रहा है? और एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास, पारामीशियम, बैक्टीरिया, एमीबा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट, इट लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैंने कहा भी आपको, इसके ऊपर कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है ना, लैक कहा गया इससे। सेकेंड, ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन इट्स राइबोसोम। ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन इट्स राइबोसोम, इट इज राइबोसोम। एक ही सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है राइबोसोम। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? ये सिंगल क्रोमोसोम के अंदर होता है। द हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? आप आगे पढ़ोगे, डीएनए को बांध के रखने के लिए एक तरह का ग्लू की जरूरत पड़ती है, वो होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन। ये एब्सेंट होता है। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। द साइज इज जनरली स्मॉल। साइज में क्या होता है? ये बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे का मतलब कितना साइज होगा इनका ना? आपकी एनसीईआरटी क्या कह रहा है इनके साइज के बारे में? एनसीईआरटी कह रहा है कि इनकी साइज होती है जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर का, याद रखना। नेक्स्ट,
यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स यू का मतलब हो गया ट्रू, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उसको हमने नाम दिया यूकैरियोटिक सेल। जैसे आपका, मेरा, दूसरे एनिमल्स का, प्लांट्स का सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फॉर्म ए लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर यूकैरियोटिक सेल। सारे प्लांट, एनिमल, फंगस, प्रोटोजोआ ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं। They can perform different activities in a single cell which allow them to carry out various metabolic reactions. एक ही सेल में they can perform different activities in a single cell which allow them to carry out various metabolic reactions. मतलब एक एक सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता रहेगा, जिसकी वजह से वो बहुत सारे एक्टिविटीज एक साथ कर पाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। It is the nucleus enclosed within the nuclear membrane. An eukaryote had most of the cell organelle present in it and the outermost layer is the cell wall. इसके पास पहला क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। An eukaryote has most of the cell organelle present. ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं इसमें। और आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, बाहर सबसे आउटर मोस्ट मतलब बाहर का सबसे आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। क्या कहा इसको हमने? सेल वॉल कहा। सेकेंड पॉइंट, द सेल डिवाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। सेल एक प्रोसेस डिवाइड होता है जिसका नाम है माइटोसिस, जो हम पढ़ेंगे लास्ट वाले टॉपिक में, सेल डिवीजन वाले टॉपिक में। द न्यूक्लियस कंटेन्स ए सिंगल लीनियर डीएनए विच कैरी द जेनेटिक फंक्शंस और इंफॉर्मेशंस। न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर एक सिंगल और लीनियर डीएनए पाया जाता है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक फंक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस। मतलब कि पेरेंट्स का कैरेक्टर, जो जो चीजें पेरेंट्स से आपके पास आया हुआ है, जैसे कि उनका स्किन कलर, उनका आई बॉल का शेप, फेशियल शेप, नोज का शेप, ईयर का शेप, ब्लड ग्रुप, हाइट, ये सारी चीजें आपको आपकी पेरेंट्स से मिला हुआ है। हेयर कलर भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें पेरेंट्स से आपके पास कैसे आया ना, इसी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके थ्रू आया ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट, देयर साइज इज जनरली लार्ज, बिगर देन प्रोकैरियोट्स। ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल आर बिगर देन प्रोकैरियोट्स। अगर साइज की बात करें तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है? नतीजा 5 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टॉपिक आया आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ऑल केमिकल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। सो हर एक सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा, चाहे वो सेल प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो। साइटोप्लाज्म भी होगा एंड न्यूक्लियस ही होगा। ये तीन चीजें कंपलसरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियोइड होगा उसकी जगह पे। अब इन तीनों के बिना कोई भी एक नहीं होगा तो वो सेल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल को बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपकी बॉडी को बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कौन प्रोटेक्शन देता है? ना हमारी जो स्किन है। जो हमारी जो स्किन है, ये स्किन ही तो प्रोटेक्शन देता है। ठीक उसी तरह सेल को भी प्रोटेक्शन देने के लिए एक उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The plasma membrane allow the entry and exit of some material in and out of the cell. कौन सा चीज एंट्री होगा सेल में, कौन सा बाहर निकलेगा, ये कौन देखरेख करता है? ना आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखरेख करता है। The cell membrane is therefore called the semi-permeable membrane. क्या कहलाया ये? Semi-permeable membrane कहलाया। एनसीईआरटी में लिखा गया है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि चीजों को सिलेक्ट करके एंट्री कराना। यहां पर सेमी
दोनों वर्ड एक ही बात है, डिफरेंट नहीं है कुछ। ये आपके सामने आपका क्या डायग्राम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये बाहर की तरफ है, ये आपका बाहर की तरफ है सेल का, सेल के बाहर की तरफ आउटसाइड ऑफ द सेल, और सेल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है। बीच में ये जो लेयर पाया जाता है ये वाला, इसको हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस तरह से बना हुआ है देख सकते हो, प्रोटीन्स का प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और 2 लेयर का बना होता है ये, और कार्बोहाइड्रेट का चेन होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। चीजें यहां से बाहर की तरफ जाते हैं और फिर बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। इसको मेंटेन करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्लेक्सिबल होता है, और आपका और क्या होता है ये, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। सो ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है देखो, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बारे में दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये, देखो अच्छे से। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। क्या है देखो, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हेल्प करता है सेल को डायरेक्टली फूड को बाहर से एनगल्फ करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनगल्फ करने को, निगलने को लिए हेल्प करता है। इस प्रोसेस को कहा हमने एंडोसाइटोसिस। और यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम, ये एक डायग्राम है एमीबा का। एमीबा को जैसे ही फूड दिखता है तो वह अपनी बॉडी को ऐसे बाहर निकालता है। और एमीबा क्या है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, हमने पहले पढ़ा था, इट्स ए टाइप ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी बना हुआ है एक ही सेल से, तो ये ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, फूड को देखा, फिर अपनी बॉडी को ऐसे कुछ पोर्शन को बाहर निकालता है, जिसको हम नाम दिया स्यूडोपोडिया नाम दिया। फिर फूड बॉडी के अंदर एंट्री हो जाता है, और देन आपका फूड एंट्री होने के बाद सारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होता है, वो एंजाइम सब के सब क्या होता है, इस फूड के अंदर चले जाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर वो खाना जो पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, वो फैल जाता है। देन एसिमिलेशन होता है, मतलब सेम चीज, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। फिर आपकी जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के किसी भी पार्ट से वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को हमने कहा एंडोसाइटोसिस। Amoeba acquire its food through such process. Amoeba engulf food particle with the help of pseudopodia, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों को pseudopodia कहा जाता है, pseudopodia, और इसका एक और नाम क्या होता है, false feet कहा जाता है इसे, okay, which are the projections of cell membrane. A food vacuole is then formed around the food particle. ये जो गोल टाइप में दिखा गया है जिसके अंदर जो फूड है, इसको क्या नाम दिया गया, फूड वैक्यूल कहा गया इसे। ये टेम्पररी स्टोमक कहलाता है, ये फूड वैक्यूल एमीबा का टेम्पररी स्टोमक कहलाता है ये। और फिर एमीबा देन सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल एंड डाइजेस्ट इट। और एमीबा के अंदर से वो क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर एमीबा उसको खा लेता है, यूज कर लेता है अपने लिए। नेक्स्ट टर्म आ गया आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है देखो, substances like carbon dioxide and oxygen can move across the plasma membrane through the process called diffusion. डायरेक्ट सिंपल डेफिनेशन है डिफ्यूजन का। Substances like carbon dioxide and oxygen can move across the plasma membrane through the process called diffusion. Diffusion is a spontaneous process, a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration. इस पॉइंट को याद रखना। डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। और स्पॉन्टेनियस वर्ड क्यों यूज किया गया, स्पॉन्टेनियस मतलब कि लगातार होना कोई चीज। जैसे कि आप सांस ले रहे हो, इनहेल किया आपने, ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन किया सेल के बाहर, और वो सेल के अंदर एंट्री करेगा डिफ्यूजन के थ्रू। सेम
ऑक्सीजन यूज होगा और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और CO2 बाहर निकल आएगा सेल से। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मूवमेंट होता है ये। ओके, और किस तरह का मूवमेंट है ये? इन रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट और क्या दिया गया देखो, thus diffusion play an important role in the exchange of gases between the cells as well as the cell and its external environment। तो सेल के बाहर और सेल के अंदर की तरफ ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें एंट्री होता है और एग्जिट होता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया? डिफ्यूजन। डायग्राम को देखो, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये, और इसे चैनल्स होते हैं और इस चैनल्स के थ्रू चीजें एंट्री और एग्जिट होते रहते हैं। डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आते हैं ऑस्मोसिस। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ water molecule through the semi-permeable membrane is called osmosis. Osmosis is the passage of water from a region of higher concentration to a region of lower water concentration till the equilibrium is reached. तो osmosis क्या है? ये भी एक पैसेज होता है वाटर का, जहां पर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ पानी मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, मतलब कि बाहर का वाटर कंसेंट्रेशन जितना है सेल के अंदर का वाटर कंसेंट्रेशन उतना ही अगर हो गया तो कोई मूवमेंट नहीं होने वाला, इसलिए टर्म यूज किया गया इक्विलिब्रियम। अब देखो नेक्स्ट आया ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ऑस्मोसिस 3 टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इनके बारे में देखेंगे डिटेल्स। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है, unicellular organism and most of the plant cell tends to gain water through osmosis। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मोस्टली प्लांट सेल्स, वो इसी ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को इनटेक करते हैं। अब जैसे आप पेड़ में पानी देते, पानी आपने कहां पर दिया? जमीन पे दिया, मिट्टी में दिया आपने पानी, लेकिन वो पानी प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंच जाता है। कैसे? ना ऑस्मोसिस प्रोसेस से पहुंचता है। Next, absorption of water by the roots of the plant is also an example of osmosis। ये जो मैंने आपको बताया, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर सारी जगह पर पहुंचाता है, और ये भी कैसे होता है ना? ऑस्मोसिस के थ्रू ही हो पाता है ये। सबसे पहला सॉल्यूशन आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझो इसे अच्छे से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis। देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि बाहर का जो यहां पर जो सॉल्यूशन है, सेल के बाहर की जो लिक्विड मटेरियल है, वो क्या होगा? वो ज्यादा डाइल्यूट होगा। मतलब डाइल्यूट मतलब घना होना ज्यादा, ठीक है? वो ज्यादा डाइल्यूट होगा तो क्या होगा? और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो सिंपल बाहर से मटेरियल अंदर की तरफ एंट्री करेगा, जैसे यहां पर हो रहा है। बाहर से चीजें सेल के अंदर की तरफ एंट्री हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे क्या है? नीचे लो कंसंट्रेशन है, बाहर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। ये चीज तो बताया गया। इफ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग ऑफ सेल हैज हायर concentration than the cell, meaning the outside solution is very dilute, cell will gain water by osmosis। Such a solution is known as hypotonic solution। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell when they leave। But more water will come into the cell than will leave। The net overall result is the water enters the cell, the cell is likely to swell up। Obviously बाहर से अगर सेल की तरफ एंट्री हो रहा है तो क्या होगा? सेल अपने साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्वोलन रेड ब्लड सेल जैसे कि दिखा गया है, स्वेल अप हो गया है ये। आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो,
If the medium has exactly the same water concentration as the cell, then there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same amount of the amount going out. So there is no overall movement of water. Then the cell will stay the same size. और सेल अपनी साइज में इक्वल रहेगा, सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जितना वाटर बाहर के लिए निकल रहा है उतना ही वाटर सेल के अंदर भी आ रहा है ना. इसलिए ये क्या होगा? सेम ही रहेगा. इसको हमने नाम दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. If the medium has lower concentration of water than the soil, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Cell osmosis के थ्रू वाटर को लॉस करेगा. बाहर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कंसेंट्रेटेड है. सेल के अंदर का सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है. ओके, तो यहां पर क्या होगा ना, सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ निकल आएगा. अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट द टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक. इसी डायग्राम में हुआ है, सेल क्या हुआ है? श्रिंक हो गया है. ठीक है ना, छोटा पड़ गया है ज्यादा, क्योंकि सेल के अंदर से चीजें वाटर बाहर निकल गया है. इस तरह के सोल्यूशन को हमने नाम दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन का नाम दिया. नेक्स्ट जो सेल वॉल. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेल वॉल है. सेल वॉल इज फाउंड इन द प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है सेल वॉल. कहां पर पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ये होता है किसमें? प्लांट सेल में ही होता है. इट इज ए रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज व्हिच ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट. ये एक रिजिड मतलब टफ होता है, ये कवर होता है जो बना हुआ है किससे? सेलुलोज से बना हुआ है. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट. फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट. सेल का काम क्या होता है? देखो, रेंडर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. सर्व एज ए फूड रिजर्वायर, फूड को स्टोर करता है. इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल की प्रॉपर शेप को मेंटेन करता है. इट रेगुलेट द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर कौन सा चीज एंट्री करेगा एग्जिट करेगा ये भी उसको ये रेगुलेट करता है. और देखते हैं, और भी है. इट रेगुलेट द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हो गया. इट रेगुलेट द एक्सपेंशन ऑफ सेल, सेल को बड़ा करता है, साइज में बड़ा होता है सेल. प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होता है ना, जो ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी फैलाते हैं. जैसे कि आपका मलेरिया. मलेरिया एक बीमारी है और मलेरिया का पैथोजन कौन है ना? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम है. तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया? एक पैथोजन हो गया हमारे लिए, क्योंकि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आने के बाद हमारा कोई अच्छा नहीं करता, हमारा बुरा करता है, तो उसको हमने पैथोजन का नाम दिया. तो जो सेल वॉल होता है ये बचाता है, प्रोटेक्शन देता है पैथोजन से. ये देखो सेलों का स्ट्रक्चर की तरफ दिया गया है. देखो सेल किस तरह से बना हुआ है. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, वैसे सिर्फ समझ लो किन किन चीजों से ये बना हुआ है. मिडिल लामेला, प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल एंड पैक्टिन से बना हुआ है. ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ डायग्राम को देख के समझ जाओ. अब आते हैं प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस क्या है? Now when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is called plasmolysis. अब देखो इस प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल है सिर्फ प्लाज्मोलाइसिस कहां पर होगा? प्लांट सेल में ही होगा. ये प्लांट सेल है और ये उसका यहां पर मैंने बना दिया इस तरह से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये बाहर की तरफ क्या है? ये सेल वॉल है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब अगर प्लांट सेल को कुछ ऐसी जगह पर हमने रख दिया
एक हमने उसको रख दिया कहां पर ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, मतलब कि सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कम होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, सेल से बाहर वाटर मटेरियल ऐसे बाहर की तरफ निकल आएगा, जैसे डायग्राम में बताया गया है। और जब डायग्राम में जिस तरह से बताया गया है कि चीजें जब बाहर की तरफ निकलेगा, सेल वाटर को लॉस करेगा, तो साइज में अपना छोटा पड़ जाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पर डायग्राम में हुआ है। इसको हमने कहा प्लाज्मोलाइसिस। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वॉल से दूर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। नाउ साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी लिक्विड कंटेंट होता है सेल के अंदर, उसको हमने कहा साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। Each of these organelles perform a specific function for the cell. Cell organelles are enclosed by membranes. Means most of the cell membranes are covered by cell membrane. In prokaryote, besides the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. Prokaryotes में प्रॉपर न्यूक्लियर रीजन भी नहीं होता, और उसके साथ साथ ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये भी एब्सेंट होते हैं। On the other hand, the eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane bound enclosed cell organelles. और यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है ये भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनल्स क्या है ना, आपका मेम्ब्रेन बाउंड है। एक नॉर्मली सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ईआर इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल और राउंड और oblong बैग that are vesicles. The ER membrane similar in structure to the plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है सेम ER का भी स्ट्रक्चर है। ओके, there are two type of ER, RER and SER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, SER. RER looks rough because under the microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture. तो जहां जहां पर राइबोसोम होगा उसका काम क्या है? प्रोटीन्स को बनाना, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना। The manufactured proteins are then sent to the various places in the cell depending on need. जहां जहां पर सेल के अंदर उन प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होगा वहां पर वो प्रोटीन्स पहुंच जाएंगे, यूज होंगे। The SER help in the manufacture lipids. SER का काम क्या है? ये मैन्युफैक्चर करता है लिपिड्स का। Important for cell function. Proteins and lipids help in building the cell membrane. That process is known as membrane biogenesis. Important term. प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलके सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। कहीं पर भी कहीं उसको चोट लग गया, कहीं पर टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो उसको बनाने का काम किसका है ना, यही प्रोटीन्स और लिपिड्स का। प्रोटीन आता कहां से है? RER से। लिपिड्स कहां से आता है? SER से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER क्यों कहा गया उसे? क्योंकि SER के ऊपर कोई राइबोसोम जैसे दाने लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो। RER क्या है, SER क्या है? रफ होता है, स्मूथ होता है, और ये पूरा आपका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पूरा न्यूक्लियस एरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर से आपका स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कनेक्टेड है, और फिर कुछ पोर्शन में ऐसे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर से देख सकते हो इस तरह से, दीज आर द राइबोसोम्स, और इसको हमने नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस साइड देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इस राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इनको हमने नाम दिया SER और वी कैन से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होल दिया गया है इसके ऊपर, न्यूक्लियस रीजन के ऊपर, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ओके,
नेक्स्ट, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ और भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स में वो बनने में हेल्प होता है। ओके, अब फंक्शंस की तरफ आते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ ईआर। One function of ER is to serve as channel for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो ये मेन और इम्पोर्टेंट काम है। क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, मोस्टली द प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जगह जगह पर पहुंचाना, मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स के पास पहुंचाना, या फिर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसफर करते रहना प्रोटीन्स को। सेकेंड, The ER also function as cytoplasmic framework. साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कुछ ऐसी जगह देता है सेल को अपने लिए कुछ अलग से काम करने के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज करने के लिए। थर्ड, इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER play a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट मतलब कि जिन एनिमल्स के पास बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, उनको हमने नाम दिया वर्टिब्रेट्स। उनके लीवर सेल में SER एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करने में? डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जैसे कि ह्यूमन, आप में सब, हम सब क्या है? वर्टिब्रेटेड एनिमल्स। ओके, तो हमारे जो लीवर बना हुआ है, लीवर भी सेल से बना हुआ है क्योंकि लीवर एक ऑर्गन है। तो लीवर सेल के अंदर जो SER होता है, स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम होता है, एक इंपोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें? डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। क्योंकि हम मोस्टली जो घर का खाना हुआ, बाहर का खाना हुआ, आजकल तो मिलावटी चीजें आता रहता है, उतना प्योर चीजें तो है नहीं, मिलता नहीं है कहीं भी। तो वो सब चीजें खाने पर क्या होता है? हमारे बॉडी में वो पॉइजन्स एंट्री हो जाते हैं। अब उनको सफाया करना होता है, तो उसके लिए कौन हेल्पफुल होता है? ना जो लिवर सेल में जो SER होता है, उसका ये मेन काम होता है, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स को, ड्रग्स को। ओके, ये था आपका ER का फंक्शन। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल, गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलियो गोल्गी। और इन्होंने अपने ही नाम, अपने ही सरनेम को इस ऑर्गेनेल के नाम से दे दिया, गोल्गी apparatus, या फिर गोल्गी बॉडी को, है ना। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन ए स्टॉल कॉल्ड द सिस्टर्न्स। डायग्राम देखो, समझ में आएगा क्या है डायग्राम। देखो, ये आपका डायग्राम है। पहले तो इट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, कंसिस्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर से इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर से इस तरह से, इनको हमने नाम दिया क्या? वेसिकल कहा। दीज आर कॉल्ड वेसिकल्स। और फ्लैट एंड साइड, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर से, इस तरह से फ्लैट है, राइट। अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एक के ऊपर एक ऐसे पैरेलल है। इन स्टॉक, स्टॉक मतलब कि एक के ऊपर एक होना, पैरेलल मतलब सीधा सीधा होना। पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो क्या है सिस्टर्न्स? क्या होता है ना, ये जो बहुत सारे वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एक के ऊपर एक पैरेलल होके, और इसको सिस्टर्न्स कहा गया, सिंगुलर सिस्टर्न कहा गया इसे। These membranes often have connections with the membranes of ER। तो ये जुड़े रहते हैं कहाँ, किसके साथ? ER के साथ ही कनेक्ट रहते हैं। मतलब कि गोल्गी बॉडी का जो मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी apparatus का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब बाहर की कवरिंग, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? ER के साथ कनेक्टेड होता है। Therefore, जैसे कि ER हमने देखा यहाँ पर, ER का जो मेम्ब्रेन है, देख सकते हो ER कनेक्ट है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। सेम ER के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ना गोल्गी बॉडी जुड़ा हुआ है। ओके, देखो, दिस मेम्ब्रेन ऑफन कंसिस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ ER एंड देयरफॉर कांस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और इस साथ में से जुड़े हुए एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं सेल के अंदर। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड
and dispatched to various target inside and outside of the cell through the Golgi apparatus. अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये, जो मटेरियल ईआर ने बनाया उस चीज को, जैसे हमने पढ़ा भी ईआर किस चीज को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को करता है ना। तो ये जो ईआर जो बनाता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को, इनको पैकिंग करना अच्छी तरह से, डिस्पैच करना, डिस्पैच करने का मतलब पहुंचाना, कहां पर ना, टारगेट, डिफरेंट टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। सेल के अंदर चीजों तो पहुंचाना प्रॉपरली पैकिंग करके, या फिर सेल के बाहर चीजों को पहुंचाना पैकिंग करके, वो कौन करता है ना, वन एंड ओनली गोल्गी apparatus। जैसे कि आजकल जो बहुत सारे जो क्या है, जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया, आप कोई भी चीज मंगाते हो, कोई भी किसी भी ब्रांड का चीज मंगाते हो, है ना। फॉर एग्जांपल एप्पल का आईफोन आपने ऑर्डर किया है ऑनलाइन पे, तो एप्पल की जो कंपनी है उसको आप ईआर समझ लो। एप्पल ने मोबाइल को बनाया अपनी कंपनी में, और आपने ऑर्डर किया अमेजन के थ्रू, वो ऑर्डर चला गया किसके पास, एप्पल के पास चला गया कि हाँ एक आईफोन चाहिए इस कलर का, इस मॉडल का। तो एप्पल ने उसको नॉर्मली पैकिंग करके अपने हिसाब से पैकिंग करके अमेजन को दे दिया। अमेजन ने क्या किया, उसके ऊपर जो पॉलिथीन का जो रैपिंग आती है बबल्स वाला, वो लगाया, रैप किया, फिर उसके ऊपर अपना कवर लगाया, और फिर वो आपके पास आ गया टारगेट सेल्स। ठीक उसी तरह गोल्गी बॉडी का भी सेम काम होता है। ये जो देख रहे हो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर से देख रहे हो इस तरह से, इनको हमने एक नाम दिया वेसिकल्स। तो यहां से ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, ईआर के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ईआर के साथ ये जो कनेक्टेड है, यहां से चीजें एंट्री करेगा, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंट्री होगा, और इधर यहाँ पर जो वेसिकल्स है, सिस्टर्न्स है, यहाँ पर वो पैकेज होते हुए और फिर धीरे धीरे नीचे आते आते कहां पर आ जाएगा, ये नहीं आपका आ गया इस तरह से वेसिकल बन गया, प्रॉपर पैकेट होके आ गया बाहर। अब ये क्या होगा ना, अपने अपनी टारगेट सेल के पास पहुंचेगा, टारगेट लोकेशन के पास वो चला जाएगा। वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। कौन करता है इस काम को, गोल्गी बॉडी करता है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकिंग करना प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus। कुछ जगह पर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है वो सिंपल शुगर में भी बदलने का काम किसका होता है, सॉरी सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है ना, गोल्गी बॉडी का होता है। ओके, द गोल्गी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, क्या ना, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होना, लाइसोसोम्स का बनना भी कौन बनाता है इसको ना, गोल्गी बॉडी बनाता है। क्योंकि हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लाइसोसोम्स नेक्स्ट टॉपिक है। लाइसोसोम्स के अंदर की जो मटेरियल है, लाइसोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसको सुइसाइडल बैग कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो एंजाइम कौन बनाता है ना, दैट एंजाइम इज मेड बाय ईआर। वो एंजाइम को कौन बनाता है, ईआर बनाता है। ईआर ने बनाया और फिर उस एंजाइम को भेज दिया गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी बॉडी ने उसको अच्छी तरह से पैकिंग करके वेसिकल बना दिया, ऐसे गोल गोल जो बना दिख रहा है आपको, ये जो वेसिकल बन गया यही कहलाएगा लाइसोसोम से आगे चल के। तो लाइसोसोम्स के अंदर की जो एंजाइम है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, उसको किसने बनाया ना, ईआर ने बनाया। सेम लाइसोसोम्स को किसने बनाया ना, गोल्गी बॉडी ने बनाया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम्स। Structurally, lysosomes are made membrane-bound sac filled with digestive enzymes made by RER। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको किसने बनाया है, RER ने बनाया है, ठीक है, that are made by RER। Lysosomes are a kind of waste disposal। क्या होते हैं लाइसोसोम्स, they are the waste disposal system of the cell। These help to keep the cell clean by digesting any foreign materials as well as worn out cell organelles। इसका मेन काम होता है सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करना, खत्म करना पूरी तरह से। कैसे करता है ये ना, इसके पास जो
डाइजेस्टिव एंजाइम है जो RER ने बनाया है, उस एंजाइम के थ्रू ये उन चीजों को डिस्पोज कर लेता है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओवन आउट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर बहुत सारी फॉरेन चीजें भी एंट्री हो जाती हैं। फॉरेन चीजें मतलब जो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी सेल के अंदर एंट्री हो जाता है। अब अगर वो चीज सेल के अंदर आ गया है और सेल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसी वजह से क्या होता है, उसको खत्म करने का, डाइजेस्ट करने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का होता है। उसके साथ साथ जो ओवन आउट सेल ऑर्गेनेल्स है, मान लो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो पुराना हो गया, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, या फिर उसको कहीं चोट लग गया, खुद को रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम ही नहीं कर पा रहा तो उसको उसी जगह से हटाने का काम किसका है, यही लाइसोसोम्स का होता है। इट ब्रेक कॉम्प्लेक्स substance into simpler substances and are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर में बदल देते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, when the cell gets damaged, अगर सेल के अंदर प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगा और सेल डैमेज हो गया है, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as suicidal bag of the cell. अगर सेल अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, डैमेज हो गया, ज्यादातर कितना भी एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स लगा, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो लाइसोसोम्स वहां पर क्या करता है, लाइसोसोम्स ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा बम की तरह ही। और ये फटने के बाद सारा एंजाइम जो उसके अंदर प्रेजेंट था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो पूरे सेल में स्प्रेड हो जाएगा और पूरा सेल को खत्म कर देगा वहां पर, एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। Therefore, lysosomes are known as suicidal bag of the cell. ओके, ये था लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर, देख सकते हो, ये मेम्ब्रेन है, एंजाइम से इस तरह से, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। नेक्स्ट आ गया आपका इंपोर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया, पावर हाउस कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, दो मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, बाहर का मेम्ब्रेन क्या होता है, पोरस होता है, मतलब कि होल होगा उसके ऊपर। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन क्या है, डीपली फोल्डेड, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। बाहर के मेम्ब्रेन पे क्या है, जैसे बहुत सारे से छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर से, इसलिए कहा गया इसको पोरस कहा गया। और इनर मेम्ब्रेन क्या है, इस तरह के फोल्डेड, देख सकते हो ऐसे फोल्ड्स है बहुत सारे। दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया। इन फोल्ड का काम क्या है, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे लिए हम जितना भी काम करते हैं, जैसे सुबह उठे, आपने मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद आप फ्रेश हुए, फिर ब्रेकफास्ट किया। क्यों किया आपने ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको भूख लगा, है ना। चलो इतनी जल्दी आपको भूख नहीं लगता, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया आपने, लेकिन 10-11 बजे तक फिर आपको भूख लगेगा, क्योंकि जो भी चीज आपके अंदर एंट्री करते हो, आप जब खाना खाते हो, वो खाना इसी सेल के अंदर जाता है और फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो क्या बनता है ना, एटीपी बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी के थ्रू, एटीपी ही होता है आपका एनर्जी करेंसी, लिखा गया यहाँ पर एनर्जी करेंसी कहा गया एटीपी को। और यही एटीपी यूज होता रहता है जब आप बहुत सारे काम करते रहते हो, अपनी डेली एक्टिविटीज करते रहते हो। फिर 4-5 घंटे बाद एटीपी खत्म हो गया आपकी बॉडी से, फिर आपको भूख लगने लगता है, फिर आप कुछ खा लेते हो, फिर एटीपी बनने लग जाता है और वो यूज होता रहता है। इसलिए एटीपी को कहा गया एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेस एनर्जी stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. Mitochondria are strange organelles. Strange क्यों कहा गया? In the sense that they have their own DNA and ribosome. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। So mitochondria are able to make some of their own protein. माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, तो क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम भी है, तो वो अपने लिए कुछ प्रोटीन्स बना लेता है। था माइटोकॉन्ड्रिया का कम फंक्शन। अब आते हैं प्लास्टिड, नेक्स्ट ऑर्गेनेल प्लास्टिड।
ये डायग्राम देख लो, प्लास्टिड का डायग्राम है ये। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड्स, ग्रानम, स्ट्रोमा, इंटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लामेला। एक उस लेवलिंग है। अब देखो, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कहाँ होते हैं ये? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ लेगा आपको, तो आपको बतानी है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। दीज आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? एक हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहा गया कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट को कहा गया व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट कलर क्यों है? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के पास एक कलर पिगमेंट होता है, उसको हमने नाम दिया क्लोरोफिल। आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल एक बंच में रहता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा गया। क्लोरोप्लास्ट आर इंपोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। आप सबको पता है प्लांट अपने लिए खाना बनाता है दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में, और उस प्रोसेस को हमने कहा फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट का एक इंपोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के साथ साथ अपने पास कुछ येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट को भी रखता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, यहाँ पर लिखा गया है व्हाइट और कलरलेस होता है प्लास्टिड ये, और ये प्राइमरी ऑर्गेनेल्स है जिनका मेन काम होता है स्टोर करना। किसको स्टोर करता है? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स को। ग्रैन्यूल मतलब दाने। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in a material called stroma। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ जाएंगे तो इसे बहुत सारे स्ट्रोमा पाए जाएंगे। खाली जगह को स्ट्रोमा कहा गया। These are similar to mitochondria in external structure like the mitochondria। Plastids also have DNA and ribosome। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसलिए प्लास्टिड क्या होता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, और यहाँ पर दिया गया है इट हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम। यहाँ पर देखोगे स्ट्रोमा, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है इसको स्ट्रोमा कहा गया, और जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है इसको ग्राना कहा गया। इस ग्राने ऐसे बहुत सारे राउंड स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। सिंगुलर को कहा हमने थाइलाकॉइड्स, यहाँ पर लिखा गया है। अब नेक्स्ट तरफ आते हैं वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल क्या है, कहां पर है? देखो अच्छे से, वैक्यूल आपका इस पोर्शन में सेल, ये आपका कैसा सेल है? ये दैट इज टाइप ऑफ एनिमल सेल। और एनिमल सेल में यहां पर देख सकते हो वैक्यूल, यहां भी वैक्यूल देख सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में। वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं वैक्यूल। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कुछ ऐसे प्लांट सेल में इतने बड़े वैक्यूल्स होते हैं कि पूरे सेल का 50 से 90% जगह ले लेते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल साफ एंड प्रोवाइड टर्सिटी टू द सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल बना हुआ है सेल साफ से। सेल साफ मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसको सेल साफ कहा गया, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया एमिनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये सब मिलके रहते हैं, और इन सब की मिक्स्ड को कहा गया सेल साफ, जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं वैक्यूल के अंदर। इसका काम होता है क्या होता है? इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल को टफ बनाता है। ये प्लांट सेल को टफनेस प्रोवाइड कराने का काम इसी वैक्यूल का होता है। मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल। जो प्लांट सेल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। दिस इंक्लूड्स अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक amoeba, the food vacuole contains the food item that the amoeba has consumed। अमीबा में भी फूड वैक्यूल बनता है। जो भी बाहर से अमीबा हमने पढ़ा था, थोड़ी ऊपर ही हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अमीबा जब अपनी खाने को एंगल्फ कर लेता है, बॉडी के अंदर खाने को ले आता है, तो एक टेम्पररी स्टोमक बनाता है, जिसको हमने कहा फूड वैक्यूल। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
Specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पार्टिकुलर कुछ टेम्पररी वैक्यूल्स बनता है जिनका मेन काम होता है एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकालना और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखते हैं। द न्यूक्लियस इज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारा जो न्यूक्लियस होता है, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस है वो सब के सब क्या है, 2 लेयर का कवरिंग होता है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर है तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे बहुत सारे पोर है, जैसे देख सकते हो डायग्राम में। न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं जिसके थ्रू मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर क्या करता है ना, क्रोमोसोम्स को कैरी करता है, व्हिच आर विजिबल एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स को कैरी करता है जो कि रॉड जैसा दिखते हैं। द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। तो न्यूक्लियस का काम ही क्या होता है ना, सेल की रिप्रोड्यूस करता है। ये एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है न्यूक्लियस। और इट ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity। ये एनवायरमेंट के साथ भी खुद का डेवलपमेंट करता है और ये भी देखता है कि किस तरह का एनवायरमेंट है और इसको किस तरह से ग्रो करना है, बड़े कैसे होना है सेल को, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की देखते हैं, बात करते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो तभी रॉड जैसे दिखते हैं, लेकिन कब दिखेंगे ये ना, जब सेल डिवाइड करने को जाता है तभी ये दिखाई देंगे, रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे कि यह आपके सामने न्यूक्लियस है और ये आपके क्रोमोसोम्स है, जैसे देख सकते हो ये वाला एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इस तरह से रॉड जैसे दिखते हैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ओके, रॉड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखते हैं। क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है। किस तरह का डेटा होता है ना, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये जो क्रोमोसोम्स है जो रॉड से दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर क्या होता है ना, डीएनए होता है। और डीएनए क्या करता है ना, डीएनए कुछ ऐसे कैरेक्टर को कैरी करता है। इनहेरिटेंस कैरेक्टर मतलब कि ये वही कैरेक्टर्स है जो गुण आपके पास आया हुआ है आपकी पेरेंट्स से। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया था, हेयर कलर हो गया, पेरेंट्स का हेयर कलर आपका ब्लैक है तो आपका भी हेयर कलर डार्क कलर का ही होगा। स्किन कलर भी है, पेरेंट्स अगर ब्राउन कलर के तो आपका स्किन कलर भी ब्राउन ही होगा, है ना। आई बॉल का कलर, फेशियल शेप, और इसके बाद ईयर का शेप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, हाइट हो गया। अगर पेरेंट्स आपके दोनों पेरेंट्स 6-6 फीट के हैं तो आप भी 6 फीट के ऊपर ही होंगे, लेकिन 5 फीट 4 फीट के नहीं होने वाले। तो ये सब चीजें कैसे आता है आपके पास ना, इसी डीएनए के फॉर्म पे आता है, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म पे वो चीजें आपके पास आता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ऑब्वियसली जो डीएनए आपके पास आएगा उसी के हिसाब से आपकी बॉडी बनेगा, उसी के हिसाब से आपका बॉडी भी बनेगा। जो मैंने कहा अभी आपको, स्किन का कलर, हेयर कलर, ये सब चीजें डीएनए के थ्रू ही आपके पास आता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जैसे कि जो डीएनए प्रॉपर्ली काम करता है, कुछ ऐसे चीजें भी आपके पास आ जाता है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी फादर का हेयर कलर ब्लैक है, मदर की हेयर कलर व्हाइट है या फिर ब्राउन है, तो ब्लैक कलर यहां पर स्ट्रांग है,
क्योंकि मोस्टली इंडियन पीपल्स के पास हेयर कलर क्या होता है, ब्लैक। तो ब्लैक कलर क्या है, स्ट्रांग है, और ब्राउन कलर क्या है, वीक है। तो ब्राउन कलर का भी कैरेक्टर डीएनए के थ्रू आपके पास आएगा, लेकिन वो आपके अंदर दिखाएगा नहीं, वो छुप जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ ना, डीएनए के अंदर या फिर डीएनए में आपका ये जो क्रोमोसोम होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए में ब्लैक कलर भी आया फादर से, ब्राउन कलर भी आया मदर से, लेकिन आपके पास क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर ही दिखाई देगा। तो ब्राउन कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर को हम कहेंगे नॉन फंक्शनल सेगमेंट कहेंगे, नॉन फंक्शनल सेगमेंट, और ब्लैक कलर को हम कहेंगे फंक्शनल सेगमेंट कहेंगे। और जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इन ए सेल which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material. अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो डीएनए कैसा दिखाई देगा, क्रोमाटिन मटेरियल की तरह दिखाई देगा। क्रोमाटिन मटेरियल मतलब कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे सर अनटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ऐसे डीएनए जो रॉड जैसे दिखता है, कब दिखता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, और अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हमने नाम दिया क्या, क्रोमाटिन का नाम दिया इसे हमने। ओके, इट इज कॉल्ड क्रोमाटिन। क्रोमाटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंटैंगल्ड मतलब कि इधर उधर बनना, एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमाटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जब सेल की डिवाइड की बारी आएगी तो यही रॉड में बदल जाएंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएंगे और डिवाइड होने में हेल्पफुल होगा। अब आता है नेक्स्ट इज योर सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। ऑब्वियसली आपके हाइट में ग्रो हो रहा है, आपकी वजन बढ़ रहा है, वेट में मसल्स ग्रो कर रहे हैं आपके, है ना। तो कैसे होता है ना, न्यू सेल्स बनते हैं टू रिप्लेस ओल्ड एंड डेड और इंजर्ड सेल्स। जैसे आपको चोट लग गया, कहीं पे आप गिर पड़े और देखा कि आपने चोट लग गया, वहां पर आपने ऑइंटमेंट लगाया, 5-7 दिन 10 दिन के अंदर वो जगह फिर से भर जाता है। मतलब कि जो सेल डेड हो गए, जो सेल आपकी बॉडी से निकल गए थे, उसकी जगह पर फिर से नए सेल आ गए। कैसे आए, सेल डिवीजन की फॉर्म पे आ गए। एंड टू फॉर गैमेट्स, गैमेट्स बनना भी रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन। हर जगह पे क्या होता है, सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है, जिस तरीके से नए सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, उसको हमने नाम दिया सेल डिवीजन का नाम दिया। देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन। 2 तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस। यहां पर डायग्राम देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका माइटोसिस का डायग्राम है। जैसे कि ये पहला क्या था, सेल था, ये नॉर्मल एक सेल है, डिवाइड करने का आया तो ये ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होने के बाद ऐसे सेल के अंदर ऐसे फ्यूरोफॉर्म आ गया कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो, इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, फ्यूरोफॉर्म आ गया। फिर धीरे धीरे बीच में से एक लाइन खींच गया और फिर धीरे धीरे 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड हो गए। देखो माइटोसिस एंड मियोसिस, इसको देखो समझ में आएगा आपको अच्छे से। माइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ ओनली। आपकी हाइट में ग्रोथ हो रहा, मतलब कि आपकी जो बोन सेल है वो उनका नंबर बढ़ रहा है तो आपका हाइट भी बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। और ये कॉन्टिन्यूअस है। माइटोसिस आपकी बर्थ से लेके डेथ तक होता रहता है। कहीं चोट लग गया, वहां पर नए सेल्स आएंगे, पुराने सेल का डेथ हो गया, उनकी जगह फिलअप करने के लिए नए सेल्स आएंगे। तो माइटोसिस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। इस प्रोसेस में जो सेल डिवाइड करने वाला होता है उसको मदर सेल कहेंगे। डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। मदर सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहां पर देखो माइटोसिस का डायग्राम देखो, ये मदर सेल है आपके सामने, ये मदर सेल है ये, ओके।
रिप्लिकेट होगा मतलब डीएनए दो में डिवाइड हो जाएंगे, डीएनए का कॉपी बनेगा और इसे दो पार्ट में डिवाइड हो गए और फिर आपका क्या हुआ, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से दो डॉटर सेल, इसको हमने कहा माइटोसिस। मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डॉटर सेल के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। इसका मेन काम क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स में ये हेल्प करता है। रिपेयर होना, ग्रोथ में हेल्प करता है, टिश्यू की रिपेयर में हेल्प करता है। ये ओल्ड सेल की जगह, ओल्ड सेल खत्म होने के बाद उनकी जगह फिलअप करने के लिए जो न्यू सेल्स आते हैं वहां पर ये हेल्पफुल होता है। ये था माइटोसिस। अब आता है मियोसिस। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मियोसिस। देखो क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स, क्या नाम दिया गया, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लास 8 में आपने पढ़ा था गैमेट्स की फॉर्मेशन होता है। मेल बॉडी से मेल गैमेट्स बनता है जिसको हमने नाम दिया था स्पर्म, और फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट बनता है जिसको हमने नाम दिया था ओव्यूम और ओवा और एग कहते हैं उसे। इनकी फॉर्मेशन में, और ये बनते कहां पर है ना, पार्टिकुलर ऑर्गन में। जैसे मेल बॉडी में बनता है टेस्टिस में, फीमेल बॉडी में कहां बनता है, ओवरी में बनता है। तो इन जगह पर गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होता है वहां पर ये मियोसिस होता रहता है। और यही वही गैमेट्स है जो आगे चल के फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा था मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने को फर्टिलाइजेशन कहा गया। फर्टिलाइज होने के बाद ऑफस्प्रिंग लेके आएंगे, गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग मतलब कि जो न्यू जनरेशन होता है। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए ओल्ड जनरेशन, आप हो गए न्यू जनरेशन। टाइम के साथ कुछ साल बाद आप बड़े हो गए, आपके बच्चे होंगे, तो आप हो जाओगे ओल्ड जनरेशन, आपके बच्चे हो जाएंगे न्यू जनरेशन। तो न्यू जनरेशन को कहा गया ऑफस्प्रिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मियोसिस। इट इन्वॉल्व्स टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स। इसमें क्या होता है, दो टाइप के डिविजन्स होते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स। जब सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है तो 4 नए सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस में सिर्फ 2 ही बना था, ये 1 ये 2, बट मियोसिस में 4 बने। देख सकते हो 1 2 3 and 4, right? And half the number of chromosomes that are the mother cell. और यहां पर मदर सेल के पास इतना क्रोमोसोम था, इनके पास उनका आधा क्रोमोसोम रहेगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। ठीक है, ये था आपका मियोसिस। जो दो टाइप के सेल डिविजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, और मैंने आपको वो चीज एक्सप्लेन करा दिया। डायग्राम देख लो अच्छी तरह से। सेम मियोसिस में क्या होगा, पेरेंटल सेल और मदर सेल रिप्लिकेट करेगा, मतलब डीएनए का रिप्लिकेट होगा यहां पर, फिर डिवाइड होगा, और इसके बाद फिर से डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा ये, और यहां पर क्या होगा ना, 4 सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डायग्राम देख लो अच्छे से, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। प्लांट सेल देख लो, वैक्यूल कितना बड़ा है, स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट सेल का, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, ईआर है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, इसलिए यहां पर सिर्फ क्या दिया गया, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को ही प्लांट सेल में दिखाया गया, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। गोल्गी अपैरेटस दोनों में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। सेंट्रियोल होता है सिर्फ और सिर्फ कहां पे, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, याद रखना इस बात को। ओके, लाइसोसोम्स भी दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी लाइसोसोम होता है, एनिमल सेल में भी लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। और डिफरेंशिएट दिया गया, देखो, ए प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल, एनिमल सेल लैक ऑफ सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल साइज, प्लांट सेल आर लार्जर इन एनिमल सेल आर स्मॉलर देन प्लांट सेल है प्लास्टिड, एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड, centrosomes are absent in plant cell, centrosomes are present in animal cell, lysosomes are very rare in plant cell, animal cell contains lysosomes। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स की नंबर ज्यादा नहीं होता। ओके, इसलिए ये पॉइंट दिया गया।
बहुत ही रेयर होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम्स ज़्यादा होते हैं। इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा, देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हो। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको मेरा नंबर भी है उसमें, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो नॉर्मली, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपका टिश्यू का रहेगा, जो 1-2 दिन के अंदर मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय जगन्नाथ।